प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास। ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या है 203 और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन किन चरणों में गुजरकर आज की अवस्था में पहुंचा। तो इसमें अपन करेंगे भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी, जबकि एजेंसी गृहों की स्थापना की गई। एजेंसी गृह ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधा के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन इनकी स्थापना की वजह से एक आधुनिक बैंकिंग का स्वरूप या आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत इन ग्रहों की स्थापना से हो गई थी। पर इनका जो प्रबंध था और नियंत्रण था, उसमें व्यवस्था सही नहीं थी। इसी कारण से तत्कालीन उस समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 3 बैंकों की स्थापना करी, यानी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करी। 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, इसके पश्चात 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंबई और 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है वो इन्हीं तीनों बैंकों से ही एक प्रकार से प्रारंभ हो गई थी। और किस प्रकार से हुई? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत गंभीर दौर आ गया, क्योंकि मंदी की स्थिति आ गई थी और बैंक असफल होने लगे। तो इसके लिए कमजोर बैंकों को एकत्रित करके सुदृढ़ बैंक स्थापित किए जाने लगे। इसी प्रक्रिया में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मुंबई, कलकत्ता व मद्रास को एकत्रित कर 1921 में इंपीरियल बैंक अधिनियम 1920 के अधीन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसकी जो अधिकृत पूंजी रखी गई वो 11.25 करोड़ थी, जो 500 रुपए के 2.5 लाख अंशों में विभक्त थी। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी 5.625 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रीय अभिरुचि तथा बैंकिंग स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बैंक ने, यानी इस इंपीरियल बैंक ने, अपने स्थानीय कार्यालयों मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में अलग अलग स्थानीय मंडल गठित किए थे। पर इंपीरियल बैंक की कार्य प्रणाली में कई प्रकार के दोष पाए गए। जब इंपीरियल बैंक स्थापित हुआ तो संपूर्ण देश विश्वव्यापी मंदी के कारण बैंकिंग संकट से ग्रस्त था। संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था खंडित थी, विभाजित थी। इसी कारण तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एकीकृत कर इंपीरियल बैंक की स्थापना का लक्ष्य बैंकिंग व्यवसाय में समन्वय स्थापित कर विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करना था। यानी इंपीरियल बैंक की स्थापना प्रोफेसर केन्स के सुझाव पर इस कल्पना के साथ की गई
थी कि वह बाद में केंद्रीय बैंक के रूप में विकसित होगा। सन 1935 तक इंपीरियल बैंक देश के आर्थिक जीवन में 3 प्रकार से समाई हुई थी। 3 प्रकार से वो कार्य कर रहा था, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में, व्यापारिक बैंक के रूप में तथा सरकारी बैंक के रूप में। क्योंकि 1935 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी, तो इससे पहले 3 प्रकार के काम जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्या थी जिसका कि निवारण करना बहुत जरूरी था, वो थी ग्रामीण साख की। भारत का आर्थिक विकास ग्रामीण विकास में निहित होने के कारण ही तत्कालीन सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था। इंपीरियल बैंक के सरकारी बैंक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का संपूर्ण दायित्व इसी पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पूर्व इंपीरियल बैंक सरकारी बैंक होने के फलस्वरूप सरकारी कोषों का संचालक था तथा यह सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता था। देश के कई प्रमुख बैंक, जिसमें विनिमय बैंक भी सम्मिलित थे, अपने कोष इसके पास जमा रखते थे। किसके पास? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास। सन 1939 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1920 के अधीन सभी अधिकृत कार्य करता था, जिनमें प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देना, भारत में देय बिलों का आहरण, भट्टा इत्यादि करना, जमाएं प्राप्त करना, नगद खाता संचालित करना, सेफ कस्टडी हेतु जवाहरात इत्यादि रखना तथा कमीशन पर एजेंसी संबंधित कार्य आदि करना सम्मिलित थे। इंपीरियल बैंक अपने समय में एक शक्तिशाली बैंक था। यह सरकारी बैंक, व्यापारिक बैंक तथा एक केंद्रीय बैंक के रूप में सफलतापूर्वक कार्यरत था। इतना होते हुए भी इसकी कार्य प्रणाली में कई दोष विद्यमान थे। सन 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने इंपीरियल बैंक की 3 अवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त किया। वो कौन कौन सी थी? पहली, इंपीरियल बैंक पर सरकारी नियंत्रण ढीला था, कमजोर था, पूरी तरीके से वो नियंत्रित नहीं थी। और क्यों नहीं थी, इसका जवाब दूसरे में है। इंपीरियल बैंक पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों का ही आधिपत्य था, यानी कुछ प्रमुख व्यक्ति उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, प्रभावशाली जो व्यक्ति थे। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भारतीय को कोई स्थान नहीं था। अधिकांश उच्च अधिकारी विदेशी थे, यानी विदेशी के द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्न था। तो जब विदेशियों के द्वारा वो गवर्न होगा तो किस प्रकार से वो जो है आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास में योगदान देगा। क्योंकि भारत में ग्रामीण साख जो है वो एक प्रमुख समस्या थी जिसका निवारण करना बहुत जरूरी था, और आशा व्यक्त की जा रही थी कि वो इंपीरियल बैंक के द्वारा होगी, और वो नहीं हो पा रही थी। उसकी शाखा विस्तार नीति अवैकल्पिक थी। जहां इंपीरियल बैंक को सन 1951 से 1953 के मध्य 30 शाखाएं स्थापित करनी थी, वहां मात्र 2 शाखा ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर पाया। वो इंपीरियल बैंक के संबंध में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्विस कमेटी ने एक प्रतिवेदन दिया। इसकी शाखा विस्तार नीति महत्वपूर्ण आलोचना के विषय बनी। समिति के अध्यक्ष श्री एडी गौरववाला ने शाखा विस्तार नीति की आलोचना करते हुए कहा कि बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के संबंध में रुचि प्रदर्शित नहीं की है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी इस बात को उठाया। उन्होंने कहा इंपीरियल बैंक
व अन्य बैंकों की साख नीतियों के संबंध में कहा कि इंपीरियल बैंक व अन्य व्यापारिक बैंक कृषि साख में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते थे। सन 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के विस्तृत अध्ययन हेतु अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति गठित की गई। इस समिति ने 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इंपीरियल बैंक के संबंध में ग्रामीण साख के क्षेत्र में असफलता का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया गया कि देश में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का जाल बिछाकर देहाती में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में साख की व्यवस्था कर सके। और ये एक महत्वपूर्ण सुझाव था जो कि भारतीय ग्रामीण साख जो समिति के द्वारा दिया गया, और इसके आधार पर ही जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार इन सुझावों को दृष्टिगत करते हुए इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसके बाद 8 रियायती बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह अपेक्षा की गई कि अधिक से अधिक शाखा विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करे, सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करे तथा राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अपना कार्य संचालन करे। तो आप जो एमकॉम फाइनल के विद्यार्थी हो, आपने ये रिजर्व बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो किस प्रकार से हुई, इसका पूरा ऐतिहासिक जो वर्णन है वो आपने देखा और सुना। आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।